हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भास्कर ज्योति है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 के घोषित परिणाम में मैंने खंड विकास पदाधिकारी बीडीओ के कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मुझे आप सबके साथ एक संवाद करने का मौका मिला है। इससे पहले कि मैं परीक्षा को लेकर अपनी रणनीति या जो भी मेरी नीति रही है उसके बारे में डिस्कस कर सकूं, मैं ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरी पढ़ाई शुरुआत में दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। उसके बाद एमफिल पीएचडी मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया है। तैयारी संघ लोक सेवा आयोग के साथ शुरू हुई थी। जो शुरुआती यात्रा थी लोक सेवा आयोग की, उसमें संघ लोक सेवा आयोग ही प्रथम वरीयता था। प्राथमिकता संघ लोक सेवा आयोग ही थी, लेकिन कई बार असफल होने के बाद मन में ये ख्याल आया कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या बिहार लोक सेवा आयोग हो, उनके परीक्षाओं में भी शामिल हुआ जाए। क्योंकि हमारे आपके उम्र में एक जो प्राथमिकता होती है, एक वरीयता होती है कि स्वसमय किसी एक अच्छे सेवा में अपना योगदान दिया जाए, ताकि आप करियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हर तरीके से आप एक तरह से निश्चिंत हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। तो इसी के मद्देनज़र फिर मैंने राज्य लोक सेवा आयोग भी देना शुरू किया, जिसके कड़ी में मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दी। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन से पहले मेरा बिहार लोक सेवा आयोग 63rd एग्ज़ाम में भी चयन हुआ है। 63rd बीपीएससी में मैंने 38वीं रैंक हासिल की थी और अभी वर्तमान में मैं बिहार में सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, बिहार के सेवा से पहले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 की परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा को मैंने दिया था। दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, उसका परिणाम आने में लगभग 2 साल लग गया और 2020 में यह परिणाम घोषित हो पाया। दोस्तों, मुझे लगता है उससे पहले मैंने जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है संघ लोक सेवा आयोग, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया 2017 बैच में। उसमें फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, मुझे लगता है जो चयन होने या ना होने की प्रक्रिया है, उसके बीच का जो मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है। आप में से बहुत सारे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप भी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग स्तर पर कई लोग प्रीलिम्स के स्तर पे ही असफल हुए होंगे, कई लोग मेंस के स्तर पर विफल हुए होंगे, कई लोग इंटरव्यू देके परीक्षा के प्रक्रिया से बाहर हो गए होंगे। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं में, चाहे वो आप प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर होते हैं या मुख्य परीक्षा में बाहर होते हैं, जो फासला होता है किसी चयनित उम्मीदवार से, ऐसा नहीं होता है कि वह काफ़ी अधिक होता है। बस थोड़ा यूँ कहें कि थोड़ी अपनी रणनीति और थोड़ा सा अपना भाग्य होता है कि कुछ लोग चयनित हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपने ऊर्जा को कायम रखें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कहते हैं ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं होता है। यदि आप धैर्य को कायम रखेंगे, यदि आप हौसला को बुलंद रखेंगे, तो आज न कल आप सफल ज़रूर होंगे। मैं यदि अपनी ही बात करूं तो यह उत्तर प्रदेश में मैंने 6ठी बार प्रारंभिक परीक्षा दी थी। पिछले 5 बार मैं प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हुआ था। उसके कई सारे कारण थे, मैं हो सकता है डिस्कस करूँगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक अलग से भी वीडियो बनाया जाएगा। मैं प्रारंभिक परीक्षा में 5 बार असफल हुआ। 6ठी बार प्रारंभिक परीक्षा में जब मैं सफल हुआ तो फाइनल रिजल्ट हुआ, अंतिम परिणाम। उससे पहले यूपीएससी में भी कई बार फेल हुआ, बीपीएससी में भी कई बार फेल हुआ, लेकिन मैंने प्रक्रिया में अपनी जो रुचि थी वो बनाए रखी, उससे कभी विमुख नहीं हुआ और उसका नतीजा है कि आज बिहार में भी चयन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी चयन हुआ। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, या मुझे लगता है कि जो मेरा एक तरह से स्ट्रेंथ है, वह है मुख्य परीक्षा। क्योंकि आज तक मैंने जो भी मुख्य परीक्षा दी है, चाहे वह यूपीएससी की मुख्य परीक्षा हो, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा में मैं कभी असफल नहीं हुआ हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में मैं कई बार फेल हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा के बारे में मैं ज़्यादा बातें करूँ, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो कुछ मैं अपने अनुभव को शेयर कर पाऊँगा। दोस्तों, यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए पैटर्न को देखा जाए, 2018 पहली बार था जब नए पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था। जब पहली बार यूपीएससी के तरीके से ही 4 जीएस का पेपर, GS1, GS2, GS3 और GS4 पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शनल पेपर भी एक रखा गया, एसे का पेपर भी था, हिंदी का पेपर भी था। इससे पहले यदि आप देखेंगे तो जो जीएस का पेपर होता था वह ऑब्जेक्टिव इन नेचर था। तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीक पॉइंट होता है।
लेकिन मुख्य परीक्षा जब से यूपीएससी के पैटर्न पे हुआ है 4 पेपर, तो सब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर है, क्योंकि राज्य की यदि बात करूं, चाहे वह उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो या किसी भी अन्य राज्य की भी बात हो, तो राज्यों में एथिक्स का पेपर आज के दिन मतलब बहुत कम राज्य में है, मुझे नहीं पता और किसी राज्य में है भी या नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार एथिक्स का पेपर 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले यूपीएससी में एथिक्स का पेपर चलता था। दोस्तों यह एक बहुत ही नया एरिया है, नया क्षेत्र है, जिसमें खास करके जो राज्य स्तरीय बाजार होता है वहाँ पे संपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो संशय की स्थिति होती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एथिक्स का जो पेपर है पेपर 4 उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं, जैसे एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, लॉ क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसका कॉन्सेप्ट यदि बस आपको पता है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, एथिक्स और लॉ में क्या डिफरेंस होता है, मोरालिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसके बाद पेपर 4 में आपको जो भी लिखना होता है वह आपको अपने कहते हैं ना मन की बात, तो वह आपको अपने मन की बात ही लिखनी होती है। उसमें आप यदि किसी एक फिक्स्ड पैटर्न को दिमाग में सेट करके जाएंगे कि अच्छा मैं अमुक चीज़ें लिख दूंगा, कि उसमें ये पूछा जाता है केस स्टडीज़ कई सारा आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी जगह पे डीएम हैं, एसडीएम हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आपके सामने अमुक परिस्थिति आती है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, किस तरह का एक्शन लेंगे। तो इसका कोई सेट फार्मूला नहीं होता है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में यह सेट कर लें। आप एक अच्छा उत्तर तभी लिख पाएंगे जब आप या तो चीज़ों को जो है सो बहुत नज़दीक से आपने देखा है, यदि कहीं दंगा हो रहा है वहाँ पे आपने देखा है, यदि आप छात्र जीवन में छात्र आंदोलनों से जुड़े हुए रहे हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से छात्र आंदोलनों को जो है सो एक पदाधिकारी के द्वारा डील किया जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे यदि सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी वुमेन के साथ हैरेसमेंट का केस हो रहा है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो वहाँ से अपने क्रूड अनुभवों को जो है सो बाहर निकालते हुए यदि आप उन चीज़ों को लिखेंगे तो जाहिर तौर पे जो है सो उससे फ़ायदा होगा। या फिर आप चीज़ों को जो है सो देखने परखने की कोशिश कीजिए, दूसरे के अनुभवों से सीखने की कोशिश कीजिए, लेकिन कभी भी रटे रटाए आंसर्स को यदि आप एथिक्स में लिखेंगे तो वो जो है सो आपको अच्छा अंक नहीं दे पाएगा, क्योंकि एथिक्स हमेशा जो है आपके मन की जो आपकी मन की भावना है उसको बाहर निकालने का जो है सो एक पेपर होता है। उसमें ईमानदारी बरतें। एथिक्स के पेपर में मुझे हमेशा लगता है कि आप एक आदर्शवादी स्टैंड रखें, चाहे आपके सामने बहुत ही विकट परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है प्रश्न के दौरान, कि मान के चलिए कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको अपने व्यक्तिगत लाभ को देखना है, समाज के लाभ को देखना है, और दोनों में से किसी एक लाभ को चुनने से हो सकता है आपको पर्सनल कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन समस्या कितनी भी विकट हो, परिस्थिति कितनी भी विकट हो, जब आप उस परिस्थिति को झेल रहे होंगे तो आपको हमेशा एक आदर्शवादी स्टैंड रखना है, क्योंकि आंसर्स में आपको हमेशा वही स्टैंड कायम करना है जो एक आइडियल ब्यूरोक्रेट का होना चाहिए। उसमें आप कभी भी जो है सो बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक होकर यह नहीं कहेंगे कि अच्छा हम देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। वहाँ पे आपको एक प्रैग्मेटिक स्टैंड रखना है, एक आदर्शवादी स्टैंड रखना है। दूसरी बात, अब देखिए एथिक्स की पेपर मतलब एथिक्स का जो पेपर होता है वो एक ऐसा पेपर होता है जिसमें हर एक अभ्यर्थी को पता होता है कि क्या लिखना है, क्योंकि वह बहुत सारी जनरल बातें होती है, बहुत आम बातें होती हैं जो आपको लगेगा कि हर कोई लिख सकता है। फिर आप अपने उत्तर को कैसे विशिष्ट बना सकते हैं। अपने उत्तर को विशिष्ट बनाने की एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट, डायग्राम, इस तरह का जो है सो टूल्स यूज़ करें। जैसे आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यदि एक उदाहरण के रूप में कहूँ कि आप पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप शो करेंगे कि जो ऊपर वाला लेयर होता है वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स का होता है, जो मिडिल लेवल होता है वो जो होता है जो मिडिल लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका होता है, जो सबसे नीचे का बेस होता है, जो सबसे चौड़ा होता है, वह जो है सो कर्मचारियों का होता है, जो आपके स्टाफ्स होते हैं, असिस्टिंग स्टाफ्स होते हैं, उनका होता है। तो आप इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से यदि अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करेंगे तो इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। यह सिर्फ एथिक्स में नहीं है। फिर यदि आप केस बेस्ड स्टडीज़ कर रहे हैं, जो केस स्टडीज़ होता है उसमें फॉर एग्जांपल यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और 3-4 लोग हैं जो कि उस केस स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपको दिखाना चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको आप एक सिंपल बॉक्स बना के उसमें एरो मार्क करके दिखा सकते हैं कि ये इस केस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, कि कंपनी का एमडी है, जनता है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि है। तो इस तरह से यदि आप कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके एथिक्स के आंसर्स की जो है सो क्वालिटेटिवनेस, जो जिससे कहते हैं क्वालिटी जो है सो वो इम्प्रूव होगी। यही चीज़ें लागू होती है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, पेपर 3 में भी।
मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्वेश्चनों को या ज्योग्राफी के आंसर्स को लिख रहे हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो, तो उन क्वेश्चंस में आप मैप्स का प्रयोग ज़रूर कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत तथा मिसाल के तौर पे मैं यदि बोलूं कि ईरान में जो चाबहार बंदरगाह का निर्माण हो रहा है, उससे भारत तथा अफ़गानिस्तान के संबंध में किस तरह से वृद्धि होगी या किस तरह से सुधार होगा, यदि मान के चलिए इस तरह का प्रश्न आता है, तो इसमें आपको एक, यदि आप बहुत ख़राब ड्राइंग भी करते हैं तो एक रफ़ ड्राइंग करके आपको दिखा देना चाहिए एक बॉक्स में कि भारत की स्थिति कहाँ है विश्व मानचित्र पर, ईरान कहाँ है, अफ़गानिस्तान कहाँ है, ईरान में चाबहार की स्थिति कहाँ है, चाबहार से यदि जेरांस दिलाराम हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है अफ़गानिस्तान तक, तो वो कहाँ से कहाँ तक निर्माण हो रहा है। तो यदि आप इन चीज़ों को मैप्स के जरिए से शो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में या ज्योग्राफी के उत्तर में, तो आपके उत्तर की गुणवत्ता या एक तरह से कहते हैं विजुअल इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों, चयन से पहले मैं जब तक दिल्ली में था तो मैं जो दिल्ली की जो कुछ प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करवाता है, मैं उन कुछ कोचिंग्स में एज ए फैकल्टी मेंबर काफ़ी दिन तक अपनी सेवाएं दे चुका हूँ, 3-4 साल तक। चूँकि मैं पीएचडी कर रहा था तो मैं एज ए प्रोफेसर भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था। तो इन तमाम अनुभवों से मैंने ये पाया है कि जब बल्क में कॉपी चेक करनी होती है इवेलुएटर को, एक इवेलुएटर को दिन भर में फॉर एग्जांपल यदि 100 कॉपी चेक करनी है, तो वहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कई बार क्या होता है कि आप बहुत ही एवरेज कंटेंट के साथ काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई बार आप बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ भी एवरेज अंक प्राप्त करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग एवरेज कंटेंट को ही बहुत ही सलीके से प्रेजेंट करते हैं। सलीके से प्रेजेंट करने का मतलब यह हुआ कि आप उसमें मैप्स का प्रयोग कर रहे हैं, पाई चार्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, फ्लो डायग्राम का प्रयोग कर रहे हैं। यदि मान के चलिए आप आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं कि अमुक वर्ष में देश का जीडीपी इतना था, उसके बाद इतना हो गया, या टैक्स कलेक्शन जो है पहले साल इतना था, दूसरे क्वार्टर में इतना हो गया, तीसरे क्वार्टर में इतना हो गया। यदि आप इन्हीं चीज़ों को एक सिंपल आप बार ग्राफ से दिखा दें, हिस्टोग्राम से दिखा दें, पाई चार्ट से दिखा दें, तो उन्हीं बातों को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया। और मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है आपकी हैंडराइटिंग, क्योंकि वही आपका पहला इंप्रेशन होता है। कई लोग आपसे कहेंगे कि हैंडराइटिंग उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन दोस्तों जब आपकी कॉपी किसी एग्जामिनर के सामने आती है तो वह सबसे पहले आपकी हैंडराइटिंग को देखता है, उसके बाद ही उसके दिमाग में कोई एक जो है सो छाप छूटती है कि अच्छा ये अमुक मतलब यदि ख़राब हैंडराइटिंग वाली कॉपी आती है, चूँकि मैंने खुद अनुभव किया है, कॉपी चेक की है मैंने कई सालों तक, तो उससे थोड़ा सा क्या होता है कि क्योंकि एक बस आपकी कॉपी नहीं होती है जो उसे चेक करना होता है, कई सारी कॉपीज़ होती हैं, 100 कॉपीज़ होती हैं। आप यदि यूपीएससी का उदाहरण ले तो आप समझिए कि लगभग 10,000 लोग मेंस लिखते हैं, 9 पेपर होता है, 90,000 कॉपीज़ होती हैं, 50 दिनों के अंदर में चेक करके देना होता है। तो 50 दिनों के अंदर 90,000 कॉपीज़ चेक करना आप समझिए कितना दुरूह काम होता होगा, कितना जटिल काम होता होगा। तो उसमें आपकी प्रेजेंटेशन ही महती भूमिका अदा करती है कि आप किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं ताकि जो है सो आपकी कॉपीज़ पहले ही नज़र में दूसरे से विशिष्ट हो जाए। तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप अच्छे हैंडराइटिंग में चीज़ों को लिखें, आप जो थिंकर्स होते हैं उनको कोट करें, आप जो प्रमुख जो थॉट्स होते हैं, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की चीज़ों को लिख रहे हैं उसमें किसी थिंकर को कोट कर रहे हैं तो उनको हाईलाइट कर दें। यदि उनके विचार को लिख रहे हैं कि मार्क्स ने अमुक स्थिति को देखते हुए ऐसा कुछ कहा था तो उसको हाईलाइट कर दें। आप अपने एसे की शुरुआत जो है सो किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। एसे की बात जहाँ पे आई दोस्तों, एसे एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि आप एसे को किस तरह से लिखते हैं। यूपीपीएससी में 3 ऐसे लिखना होता है। जब भी आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख रहे हो या हिंदी में भी ऐसे लिख रहे हो, आपको यदि संस्कृत का कोई श्लोक याद है, हिंदी का कोई कहावत याद है, कोई कविता याद है जो कि अमुक विषय से जो है सो संबंधित है, तो आप उससे अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे एसेज को आप एनेक्डोट के साथ शुरू कर सकते हैं कि कोई कहानी, कोई इंसिडेंट, कोई करंट अफेयर्स की कोई ऐसी घटना जिसको आप उससे रिलेट करके जो है सो प्रेजेंट कर सकते हैं, या बीच में भी आप उन उदाहरणों को पेश कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप बिल्डअप करेंगे धीरे धीरे तो आपका ऐसे भी अच्छा होगा। हमेशा प्रयास करें कि ऐसे में जो आपका इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है वो एक कहते हैं ना आशावादी, मतलब ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए जिसको पढ़ के आप बीच में बॉडी में भले ही लोगों को कंसर्न दिखाएं कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं इस विषय से संबंधित, लेकिन यदि आप इंट्रोडक्शन बहुत ही एक डार्क एरिया से शुरू करते हैं, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि बहुत भयावह है, तो लोगों के मन में पहले से ही एक डर कायम हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार से यदि आप कंक्लूजन में भी इस तरह से निगेटिव एंड पे, जिसे हम कहते हैं निगेटिव नोट पे, आप अपने ऐसे को ख़त्म करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते अंत तक जो है सो एक पॉजिटिविटी नहीं आ पाती है। तो उससे कहीं ना कहीं देखिए इन सब का साइकोलॉजिकल असर होता है इवेलुएटर के मतलब एक तरह से मानसिक पटल पर। तो आप प्रयास कीजिए कि अपने इंट्रोडक्शन को तथा कंक्लूजन को ऐसे में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों के साथ जो है सो लेस रखें। उसमें मतलब पढ़ के जो है सो एक तरह का उत्साह आ जाए। ठीक है, बीच में आप कुछ भी चीज़ें लिख रहे हैं अलग बात है, लेकिन शुरू और अंत ऐसा हो कि जिससे जो है सो उत्साह आ जाए और उसका मन खुश हो जाए और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो ऐसे के लिए जो है सो आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऑप्शनल पेपर का जो है सो चयन, आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऑप्शनल पेपर लिया होगा। कई बार मैं मानता हूँ कि ऑप्शनल पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि कुछ ऑप्शनल का हमेशा शिकायत होता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ ऑप्शनल्स के प्रति जो है सो ऐसा माना जाता है कि बोर्ड का रवैया बहुत अच्छा नहीं होता है, कम अंक आते हैं। तो उस स्थिति में मेरा पर्सनल यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा है आप ऑप्शनल का जो चयन है उस हिसाब से करें। कुछ लोग आपको कहेंगे कि जो आपकी रुचि का विषय है या आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है उन विषयों को ऑप्शनल के तौर पे लें। लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्रेंड चल रहा है वह एक महत्वपूर्ण ट्रेंड होता है। यदि आपको लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपको अगले 1-2 साल में परीक्षा देनी है, तो मैं कहूँगा कि उस स्थिति में आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का अभी ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा अंक मिल रहा है तो आपको एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज के प्रक्रिया में होते हैं आपको इतनी सारी विषय पढ़नी होती है कि यह बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप एक नए विषय को पढ़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे क्योंकि मैं इस बात को मैंने खुद अनुभव किया इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से हुआ, मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया, एमफिल पीएचडी मैंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में किया है, यूपीएससी में मैथिली ऑप्शनल था, बिहार में मैथिली ऑप्शनल था, यूपीपीएससी मैंने सोशल वर्क से दिया है। तो मैंने कई सारे ऑप्शनल्स को, कई सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किए, सब में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए यह बहुत चुनौती भरा काम होता है कि आप किसी नए ऑप्शनल को जो है सो पढ़ पाएँ। मेंस एक ऐसी परीक्षा है, मुख्य परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपके स्किल पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। और स्किल तभी डेवलप होती है, कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वो तभी आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल डेवलप हो सकता है जब आप बहुत सारे टेस्ट लिख रहे हों। तो मेंस से पहले मैं आप सबसे मतलब जो है सो एक सलाह देना चाहूँगा कि आप बहुत सारे टेस्ट पेपर लिखिए। आप अपने ऑप्शनल पेपर का भी टेस्ट लिखिए, जीएस पेपर्स का भी टेस्ट लिखिए, और आप जितनी सारी मतलब टेस्ट देंगे आपका जो है सो मेंस का जो परिणाम है वह उतना ही अच्छा होगा। फिर यदि मैं साक्षात्कार की बात करूं तो दोस्तों अभी साक्षात्कार में अब जो वेटेज है वह इंटरव्यू का काफ़ी कम हो गया है। पहले 200 नंबर का हुआ करता था, अभी 100 नंबर का हो गया है। तो अल्टीमेटली यदि आप देखेंगे तो यदि आपके चयन में सबसे बड़ा योगदान कुछ करता है तो वह आपके मुख्य परीक्षा है, क्योंकि वह 1500 नंबर का परीक्षा है, साक्षात्कार 100 नंबर का परीक्षा है। कई बार हमारी शिकायत होती है कि साक्षात्कार में कम अंक मिल गए, इस वजह से मैं बाहर हो गया। ठीक है, यह एक बहुत ही जायज़ बात है, लेकिन यदि आप मिसाल के तौर पे मुख्य परीक्षा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उससे आप कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे अंक मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छा रैंक लाएंगे, आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपका चयन होगा। लेकिन यदि आप मुख्य परीक्षा में जो है सो कम अंक लाते हैं तो उसके बाद यदि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल हो भी जाता है तो बहुत संभावना है कि आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी कम अंक है। यदि मैं एक अनुमान लगाऊँ, हालांकि अभी तो मार्कशीट नहीं आया है, लेकिन यदि मैं एक अनुमान लगाऊँ तो मैं मानता हूँ कि 100 नंबर में यदि किसी को बहुत ही अच्छा अंक मिला होगा तो 70 मिला होगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बहुत लोगों को मिला होगा। एक्सेप्शनली यदि कुछ लोगों को मिल गया हो तो अलग बात है। और यदि आप एक अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो यदि उस तरह से हम बात करें तो आप एवरेज तो 55 अंक तो आपको भी मिले होंगे। तो डिफरेंस बहुत कम होता है 15 नंबर का। तो इस 15 नंबर को आप 1500 नंबर के मेंस से बिल्कुल आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होनी है। मैंने एक चीज़ और गौर किया है, खुद मैं भी जब शुरुआत के दिनों में था तो मैं भी करता था। जब हम परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो परीक्षा की तैयारी शुरू करने के दौरान हम सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में ही सोचते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में निश्चित रूप से वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, तो आप सोचिए ज़रूर, लोगों के इंटरव्यूज़ को देखिए। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको बिल्डअप करना चाहिए अपने तैयारी के दौरान, वह है आपको मुख्य परीक्षा का बार बार अभ्यास करना चाहिए, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि यही आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। आप हो सकता है 5 साल में परीक्षा क्वालिफाई करें, हो सकता है आप बार बार किसी न किसी स्टेज पे असफल हो जाएं, लेकिन यदि आपकी मुख्य परीक्षा की अच्छी पकड़ है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आप जिस दिन भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उस दिन आपका चयन हो जाएगा। फिर आप रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए जो है सो अगली बार परीक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को पढ़ें,
जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा जो एनसीईआरटी की कुछ प्रमुख किताबें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ज्योग्राफी का जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमी, या फिर जो पॉलिटी की किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये कुछ ऐसे किताब हैं जो कि आपको मतलब एक तरह से बेसिक तो बिल्डअप करेगा ही और ख़ास करके मुख्य परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ना शुरू करें। अखबार नियमित तौर पे पढ़ें, अखबार को सिलेबस का हिस्सा मानें, अखबार को सिर्फ न्यूज़ का साधन नहीं मानें। अखबार आपको आपके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। हर दिन आपको संपादकीय पृष्ठ पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप किसी एक अच्छे कोचिंग संस्थान का करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन आता है, दृष्टि का, विज़न का, जैसे मैं पर्सनली विज़न का पसंद करता था तो मैं विज़न के मंथली करंट अफेयर्स के मैगज़ीन को पढ़ता था। तो आपको उसको पढ़ना चाहिए ताकि आप करंट अफेयर्स से जो है सो बिल्कुल रूबरू रहें। उसके बाद मैं मेंस के लिए मैं ख़ास करके सबको सजेस्ट करूंगा कि विज़न आईएएस जो दिल्ली में एक कोचिंग है उसमें मेंस 365 करके एक बुकलेट आता है साल भर का, जिसमें कंपाइलेशन होता है इवेंट्स का। वो अलग अलग विषयों का आता है, जैसे सोशल इशूज, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी। उसको ज़रूर पढ़ें, उससे आपका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ऑप्शनल्स का भी जो है सो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें यदि आपके पास समय है। पहले जो है सो आप छोटे छोटे नोट्स या जो चुटका टाइप किताबें होती हैं उनको ना पढ़ें, आप जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, तभी जो है सो आपके अच्छे अंक आ पाएंगे। हम क्या करते हैं कि अक्सर नोट्स में ही उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि एक ही जो कोई नामी कोचिंग होता है सब लोग उसी का नोट्स पढ़ते हैं, तो हम कुछ अलग नहीं लिख पाते हैं। इस वजह से हमारा अंक भी औसत रह जाता है। लेकिन यदि आप किताबों को पढ़ेंगे तो आप अपने कंटेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को यदि किया जाए तो परीक्षा, और ये जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, जो सिविल सेवा परीक्षा, मुझे लगता है यह इंटेलिजेंस तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ मेहनत इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, एक नियमितता, निरंतरता। और यदि आप निरंतरता के साथ अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है आप ज़रूर सफल होंगे। मैं कभी भी 5-6 घंटा से ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की। कई लोग आपसे 17 घंटा 18 घंटा का जिक्र करेंगे, तो मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा देर पढ़ना संभव होता है या नहीं होता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप 5-6 घंटा भी ईमानदारी से पूरे साल भर पढ़ें तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए, और मतलब इस बात का बोझ अपने ऊपर ना डालें कि मुझे कितना घंटा पढ़ना है या इतना घंटा पढ़ लेने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। आप 6 घंटा ही पढ़ें, 7 घंटा ही पढ़ें, लेकिन उसमें जो है सो एक तरह से आपकी खुद की ईमानदारी होनी चाहिए। और यदि वो टाइम मिस हो रहा है तो आप उसको अगले दिन कंपनसेट करने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह चीज़ मतलब कई बार तो आपको बस मुहावरा में सुनाई देता है कि समय बलवान होता है, लेकिन आप पछताएंगे जब एक बार समय निकल जाएगा। तो इस वजह से जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करें। और ख़ास करके यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी उस तरह का छात्र नहीं रहा कि एक कमरे में बंद होके 4 साल तक जो है सो पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों से कोई संपर्क नहीं है। मैं काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, मैं जेएनयू में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेटिंग सोसाइटी, तमाम तरह की सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व था। और मुझे लगता है कि उससे कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी डेवलप हो पाती है। थोड़ा बहुत समय ज़रूर जाता है, लेकिन आपके अंदर काफ़ी सारी जो है सो प्रतिभाएं जो है सो अपने आप निखर के सामने आ जाएंगी और आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि हम असफल होते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक समय के बाद हमें क्या वापस चले जाना चाहिए। आर्थिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है। तो यदि आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इन सब से आप उन दबावों से मुक्त रहेंगे। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा अब, और कहूँगा कि कभी भी निराश ना हो सकता है इस परीक्षा में थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन आप सफल ज़रूर होंगे यदि आप निरंतर हैं तो अभी तुरंत कुछ दिन में प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और यदि आपको कुछ मेरे से पूछना हो या कांटेक्ट करना हो तो आप दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से जो ये वीडियो अपलोड किया जाएगा वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया से भी मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए जो है सो अवेलेबल रहूँगा। आप सबको शुभकामनाएं सहित इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।